तो सबसे पहले अपन अगर बात करें टेबल टेनिस खेल की, तो इसका अगर आपसे देश पूछे कि इसका इसका जन्म किस देश में हुआ, तो इसका जन्म हुआ इंग्लैंड के अंदर। ठीक है बेटा, इस खेल का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में एक व्यक्ति था, उसका नाम था डेविड फोस्टर। नाम क्या था बेटा व्यक्ति का? डेविड फोस्टर। अब जो डेविड फोस्टर जो नामक व्यक्ति है, उसने क्या किया? उसने सबसे पहले क्या किया? एक पार्लर टेबल टेनिस नाम से एक खेल का इजाद किया। नाम क्या था उस खेल का? देखो, 1990 इंग्लैंड में इस खेल का इजाद हुआ, बिल्कुल सही बात है। 1890 के अंदर इस खेल का इजाद हुआ था इंग्लैंड के अंदर। तो इजाद किसने किया था? एक व्यक्ति था डेविड फोस्टर नाम का। नाम क्या था बेटा उसका? डेविड फोस्टर। अब इस व्यक्ति ने करा क्या? इस व्यक्ति ने गेम बनाया। गेम का नाम क्या था? पार्लर टेबल टेनिस। नाम क्या था बेटा टेबल टेनिस का? पहले सब शुरुआती दौर में पार्लर टेबल टेनिस। क्या नाम था बेटा? पार्लर टेबल टेनिस का नाम। ठीक है, इस नाम से इसको इजाद किया गया। इस खेल को मुख्य रूप से टेबल टेनिस जो खेल था ना, वो क्या है? लॉन था, लॉन के अंदर खेला जाता था। टेनिस जो खेल था वो लॉन के अंदर खेला जाता था। अब मान लो कभी बारिश आ गई, तो टेनिस खेल नहीं पाते थे इंग्लैंड के लोग। ठीक है, तो डेविड फोस्टर ने सोचा कि ऐसा खेल बनाया जाए जो टेबल टेनिस की तरह ही हो, मतलब लॉन टेनिस की तरह ही हो, मगर उसको अंदर खेल सके, इंडोर में खेल सके। तो इसका इजाद कहां पर हुआ? 1890 इंग्लैंड के अंदर। किसने किया? डेविड फोस्टर नामक व्यक्ति ने किया। बात समझ में आ रही सबको? डेविड फोस्टर ने इसका इजाद किया। और कब किया बेटा? 1890 के अंदर। बात समझ में आ रही सबको? टेबल टेनिस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। टेबल टेनिस के अंदर सबसे पहले किस व्यक्ति का नाम आता है भैया? इसका नाम आता है डेविड फोस्टर नामक व्यक्ति का नाम आता है। इसने एक गेम का इजाद किया। इसने बहुत सारे गेमों का इजाद किया था बेटा वैसे तो, जो नए नए प्रकार के। तो ये एक इन्वेंटर था एक प्रकार का। तो इसने एक गेम का इजाद किया, उसका नाम था पार्लर टेबल टेनिस। पार्लर का मतलब होता है एक जगह पे खेला जा सके। ठीक है, इंडोर के अंदर खेला जा सके। तो उस गेम का नाम क्या था भैया? पार्लर टेबल टेनिस के नाम से इसने गेम को इन्वेंट किया। ठीक है, हो गई बात, बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट कर दिया, एक नाम है, उसका नाम है पार्लर टेबल टेनिस। फिर एक कंपनी का नाम आता है बेटा, जे जेकस एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या किया बेटा? इस कंपनी ने एक नाम को पेटेंट करा लिया। उस नाम का क्या नाम था? पिंग पोंग नाम को पेटेंट करा लिया। ये जेकस एंड सन नाम की एक कंपनी थी, उसने एक ही नाम को पेटेंट करा लिया, उसका नाम था पिंग पोंग। ठीक है, अब पिंग पोंग नाम किसने पेटेंट कराया? 1901 के अंदर जे जेकस एंड सन लिमिटेड कंपनी ने इस गेम का नाम क्या कर लिया? एक नाम पेटेंट करा लिया। उस नाम का नाम क्या था बेटा? पिंग पोंग। बिल्कुल, प्रणाम बेटा, प्रणाम सरिता, प्रणाम बुद्धि प्रकाश, राजकुमार, आर कुमार, पूजा गुजर, आप सभी को प्रणाम बेटा। अब अपन पढ़ क्या रहे हैं बेटा? आपको बिल्कुल इस पे ध्यान देना है। अपन टेबल टेनिस खेल को पढ़ रहे हैं। टेबल टेनिस खेल के अंदर भी अपन किसको पढ़ रहे हैं बेटा? सबसे पहले कौन था व्यक्ति? डेविड फोस्टर नाम का व्यक्ति था। इस बात को सबको याद रखना है। डेविड फोस्टर ने एक गेम का इजाद किया, उसका नाम क्या था? पार्लर। बस आगे क्या लगाना है? पार्लर। पार्लर मतलब एक जगह होती है जहां पर इसको खेल सकते हैं अपन आराम से। तो उस खेल को इसने इजाद किया। उसके बाद 1901 में एक जे जेकब एंड सन नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, इसने एक नाम का पेटेंट करा लिया। उस नाम का क्या नाम था? पिंग पोंग नाम से इसको पेटेंट करा लिया। तो अब ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? एक तरह से जे जेकस एंड सन की प्रॉपर्टी हो गई प्राइवेट पिंग पोंग नाम तो। ठीक है, पिंग पोंग नाम किसकी प्रॉपर्टी होगी बेटा? जे जेकस एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसका ये अधिपत्य हो गया किस पे? पिंग पोंग नाम पर। अब इसी के कारण जो दूसरी कंपनियां थी वो इसको पिंग पोंग नाम से नहीं बेच पाई, इसीलिए दूसरी कंपनियों ने इसका नाम रख दिया टेबल टेनिस। क्योंकि पिंग पोंग नाम तो किसने पेटेंट करा लिया? जे जेकस एंड सन ने करा लिया। इसलिए दूसरी जो कंपनियां बनी बाद में इंग्लैंड के अंदर या फिर दूसरी जगह पर, उनको क्या हुआ कि यार हम किस नाम से बेचेंगे? पेटेंट तो जे जेकस एंड सन ने करा लिया। तो इसलिए उनने जो इस गेम को दूसरों ने बेचा,
दूसरे जो व्यक्तियों ने इस गेम को बेचा उनने टेबल टेनिस के नाम से बेचा, क्योंकि उसका नाम का पेटेंट नहीं था, इसलिए इसका नाम मुख्य रूप से टेबल टेनिस पड़ा। क्योंकि पिंग पोंग नाम तो किसने पेटेंट करा लिया? पेटेंट का मतलब क्या होता है? अधिपत्य। आप किसी चीज पर हक जमा लो कि ये मेरा है, उसे बोलते हैं पेटेंट करना। ठीक है, आप सरकार के पास जाओ और बोलो कि ये मेरा इन्वेंशन है साहब, और ये मैंने इसको इन्वेंट किया है, तो आपको इसका पेटेंट मुझे देना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराओगे सरकार के पास, सरकार आपको उसका पेटेंट दे देगी। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है? आपकी अनुमति के बिना उस चीज का उपयोग कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए इसका पहले नाम क्या था बेटा? पिंग पोंग नाम था। नाम क्या था बेटा इसका? पिंग पोंग, मुख्य रूप से। मगर पिंग पोंग नाम जे जेकस एंड सन का प्राइवेट लिमिटेड के पास हो गया, इसलिए इसको बाद में जो दूसरी कंपनियों ने बेचा, जो दूसरी कंपनियां बनी वहां पर, जिनने टेबल टेनिस को यूरोप के मार्केट में अलग अलग जगह पहुंचाया, उनने इसको टेबल टेनिस नाम देना पड़ा उन्हें। इसलिए इसका वर्तमान में नाम क्या पड़ा बेटा? टेबल टेनिस। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति है जे जेकस एंड सन, जो ने 1901 के अंदर पिंग पोंग नाम को पेटेंट करा लिया। तो आपको दूसरी बात याद रखनी है। तीसरा एक व्यक्ति जो इसके अंदर आता है, वो आता है जेम्स डब्ल्यू गिब। अब ये व्यक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है भैया इसके अंदर, टेबल टेनिस के अंदर? इन्होंने बास्केटबॉल की बॉल का इजाद किया। हुआ क्या बेटा, जब जेम्स डब्ल्यू गिब कहां गए? अमेरिका गए, तो उनने एक मटेरियल देखा अलग सा। अब मटेरियल जब देखा तो उनको देखा कि टेनिस की बॉल तो क्या होती थी, वो थोड़ी सी रबर की टाइप की बॉल होती थी, जो उछलती कम थी। तो जब वो वहां गए, कहां पर? अमेरिका, तो उनको एक गेंद दिखी सेल्यूलाइड नाम की, सेल्यूलाइड मटेरियल की गेंद दिखी। मटेरियल का नाम क्या है? सेल्यूलाइड। जब इस मटेरियल की उन्होंने गेंद देखी, तो उन्हें देखा कि यार ये जो गेंद है, ये टप्पा खाने के बाद उछलती ज्यादा है। ठीक है, कौन सी गेंद? सेल्यूलाइड गेंद टप्पा खाने के बाद उछलती ज्यादा है। किसने देखा? जेम्स डब्ल्यू गिब नामक व्यक्ति ने देखा। तो जब उनने अमेरिका में ये देखा कि एक गेंद है जो टप्पा खाने के बाद उछलती ज्यादा है, तो उनने उस गेंद को किस में उपयोग किया? टेबल टेनिस के अंदर उपयोग किया। तो तीसरा मुख्य इन्वेंशन टेबल टेनिस के अंदर क्या है भैया? 1901 में जेम्स डब्ल्यू गिब ने कौन सी गेंद का? सेल्यूलाइड गेंद का उपयोग किया। किसके अंदर? टेबल टेनिस के अंदर। चौथा मुख्य इसका आविष्कारक जो आता है, वो आता है ईसी गुड। नाम क्या है भैया व्यक्ति का? ईसी गुड। अब ईसी गुड ने क्या किया? ईसी गुड ने, ये एक फार्मासिस्ट है, मतलब मेडिकलिस्ट है, मेडिकल की दुकान थी इनकी, इसकी ईसी गुड की। अब इनने क्या किया? इनके पास क्या, एक रबड़ का वो था, रबड़ थी, रबड़ की शीट थी। रबड़ की शीट का ये उपयोग किस लिए करते थे? कि नोट रखने के लिए, पैसे रखने के लिए। तो जब इनने लकड़ी के तख्ते पर उस शीट को लगाया, इस पर, लकड़ी के तख्ते पर, तब उन्हें देखा कि बॉल ज्यादा स्पिन कर रही है। बॉल क्या कर रही है बेटा? ज्यादा स्पिन कर रही है। तब उनको पता चला क्या इसका उपयोग तो अपन टेबल टेनिस के अंदर कर सकते हैं। तो ईसी गुड ने लकड़ी के रैकेट पर रबड़ की शीट को चिपकाया। वो कौन सा व्यक्ति है? ईसी गुड। ये चार व्यक्तियों के नाम आपको याद आए, याद हुए नहीं हुए? आपको कुछ याद नहीं हुए तो आपको डेविड फोस्टर तो याद रखना ही रखना है, कि डेविड फोस्टर इस खेल के जन्मदाता है। ठीक है, मुख्य रूप से। ठीक है, उसके बाद अगर आप याद रख सकते हो तो इन तीनों के नाम भी आप याद रख लेना कि भैया जे जेकसन सन ने तो इसको पिंग पोंग नाम को पेटेंट करा लिया था। जेम्स डब्ल्यू गिब ने इसको, इसके अंदर, खेल के अंदर कौन सी गेंद? सेल्यूलाइड गेंद का उपयोग करना चालू किया। और ईसी गुड ने लकड़ी के रैकेट में रबड़ शीट को चिपकाया। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो इन चारों नाम में से मुख्य नाम कौन सा है, तो मैं आपसे बोलूंगा डेविड फोस्टर नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे जन्मदाता पूछे टेबल टेनिस का तो कौन सा है? ये कौन व्यक्ति है? डेविड फोस्टर नामक व्यक्ति है। ठीक है बेटा, इस बात को आपको याद रखना है। अब इस खेल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है बेटा, तो आपको इसके अन्य नाम भी याद रखने हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि टेबल टेनिस खेल के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो पहला तो है विप वेप। क्या नाम है? विप वेप। गोसीमा, गोसीमा भी किसका उपनाम है? टेबल टेनिस का। फ्लिप फ्लैप भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लिम फ्लैम भी इसको बोला जाता है, फ्लिम फ्लैम। ठीक है, इंडोर टेनिस मैंने आपको बताया टेनिस का ही ये संस्करण है एक तरह से। टेनिस जब बरसात हो जाती थी और लोग टेनिस नहीं खेल पाते थे, तो इस खेल का इजाद हुआ। इसलिए इसको इंडोर टेनिस, मतलब बंद दरवाजे के अंदर, बंद छत के अंदर भी जब बारिश हो रही हो तब भी खेल सके और टेनिस के जैसा ही हो, उसे बोलते हैं इंडोर टेनिस।
और इसका शुरुआती नाम क्या था? पिंग पोंग था, वो तो आपको याद ही है। मगर पिंग पोंग नाम क्यों बंद हुआ? क्योंकि जे जेकस एंड सन प्राइवेट लिमिटेड ने इसका पेटेंट ले लिया था, इसलिए ये गेल इसको इसका पिंग पोंग नाम नहीं रख पाए। दूसरी कंपनियां जो उस समय पर कंपनियां थी ना बहुत सारी, जो गेम्स बेचती थी यूरोप के मार्केट में, वो इसका नाम पिंग पोंग नहीं रख पाई, क्योंकि ये इसका पेटेंट किसने ले लिया? जे जेकस एंड सन ने ले लिया। तो दूसरी कंपनियों ने टिक टेबल टेनिस नाम से इस खेल को प्रचार करना चालू किया कि भैया टेबल टेनिस का खेल ले लीजिए। तो बहुत सारे अमीर लोगों ने टेबल टेनिस नाम से इसको ले लिया और बाद में इसका नाम ही टेबल टेनिस पड़ गया। मगर इसके ये उपनाम आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इससे। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ इस स्लाइड से कोई दिक्कत आ रही है आपको? इस स्लाइड से किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ एक बार कि मुझे सर ये चीज समझ में नहीं आई इस स्लाइड से। ऐसा कोई व्यक्ति है? यस या नो बोलो जल्दी से भैया, आगे चलेंगे अपन। बहुत ही लंबी स्लाइड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं टेबल टेनिस के बारे में। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है टेबल टेनिस से, मैं आपको गारंटी कह सकता हूं इस बात की। ठीक है बेटा, आगे चले, आगे चलते हैं भैया। इसके बाद अब आपसे पूछे कि टेबल टेनिस की अंतरराष्ट्रीय संस्था कब बनी? तो बोला जाता है 1926 में आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की गठन हुआ। कब हुआ भैया गठन? आईटीटीएफ का गठन हुआ 1926 में, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। मुख्यालय कहाँ है जहां सबका है? लुजाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? इवोर मोंटागू। क्या नाम था भैया? इवोर मोंटागू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे भैया इसके अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष इवोर मोंटागू। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? पेट्रा सोल्डिंग इसकी अध्यक्ष हैं। क्या नाम है भैया? पेट्रा सोल्डिंग इसके अध्यक्ष हैं भैया। कौन है भैया? पेट्रा सोल्डिंग। बिल्कुल सही होगी बात भैया। अब आपसे बोले टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया बेटा किताबों में आपको मिलेगा 1938 या 1900, आपको 36 भी मिल सकता है कई जगह पर, मगर ऑफिशियल वेबसाइट जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की है उस पे लिखा हुआ है साल 1926। कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1926 में, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलिए, उस पर अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो दिखेगा आपको कि 1926 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, मुख्यालय कहां है भैया इसका? नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका? मेघना अहलावत है इसकी। ठीक है, मेघना अहलावत, ये प्रथम महिला अध्यक्ष है किसकी? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ये क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उनके पिताजी, वो इसके अध्यक्ष थे, मगर वर्तमान में कौन है? मेघना अहलावत इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, किसकी? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, वो इसकी अध्यक्ष है। अब आपसे पूछे कि प्रथम चैंपियनशिप कब चालू हुई इसकी? तो भैया जब अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी उसी साल इसकी प्रथम विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर हुई भैया? लंदन के अंदर इसकी शुरुआत हुई। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहां पर हुई भैया? लंदन के अंदर। ठीक है, अब आपको यह याद रखना है कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये भारत में भी एक बार हो चुकी है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप भारत में भी एक बार हो चुकी है। कब हुई? 1952 के अंदर हुई। 1952 में ये मुंबई में आयोजित हो चुकी है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप। बेटा वर्ल्ड कप की बात नहीं चल रही, चैंपियनशिप की बात चल रही है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप पहली बार कब हुई? 1926 में। ठीक है, और 1952 में ये मुंबई भारत के अंदर भी आयोजित हो चुकी है। इस बात को भी अपन को याद रखना है। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत है भैया? ठीक है, आगे चले। अब आपसे पूछो वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ इसका? विश्व कप जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड कप जिसे बोलते हैं अपन, वर्ल्ड कप टेबल टेनिस का 1980 में शुरू हुआ। कहां पर हुआ भैया? पहली बार हांगकांग के अंदर हुआ। कहां पर हुआ बेटा? हांगकांग के अंदर, याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछे विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप तो कहां पर हुई? लंदन में पहली बार हुई। कब हुई? 1926 के अंदर। इसका एक संस्करण भारत में भी हो चुका है 1952 के अंदर।
आपसे मुझे टेबल टेनिस का वर्ल्ड कप कब हुआ भैया, तो आप बोलोगे 1980 के अंदर हांगकांग के अंदर इसका वर्ल्ड कप हुआ था। बिल्कुल सही बात है। आगे चले भैया, इसको ओलंपिक में कब जोड़ा, तो आप बोलोगे इसको ओलंपिक में 1988, 88 में कहां पर हुआ था ओलंपिक, सियोल के अंदर हुआ था। सियोल कहां पर है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है। तो 1988 सियोल ओलंपिक में इसे जोड़ा गया, ठीक है। आपसे पूछे एशियन खेल में कब जोड़ा, तो आप बोलोगे 1958 में जोड़ा। टोक्यो एशियन खेल में इसको एशियन खेल के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। अब आपसे पूछे कि और क्या है भैया, तो पहले क्या होती थी बेटा, 1908 से पहले बेजिंग ओलंपिक से पहले यहां पर टीम स्पर्धा नहीं होती थी। सिंगल्स, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, ठीक है, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, 1908 से पहले पहले ये होता था, ठीक है। मगर इसके अंदर बाद में क्या हो गया, बेजिंग ओलंपिक में टीम स्पर्धा जोड़ी गई, मतलब टीम के गेम होने लगे, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस टीम और वुमेन्स टीम। इवेंट तो अभी भी 4 होते हैं, मगर अब टीम इवेंट जोड़ दिया गया, ठीक है। पहले इसके अंदर टीम इवेंट नहीं थे, इसके अंदर मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, मेंस डबल और वुमेन्स डबल होते थे पहले 4, 2008 से पहले पहले। मगर 2008 के बाद इसके अंदर मेन सिंगल और मेन टीम, वुमेन सिंगल और वुमेन्स टीम, ये 4 इवेंट होने लग गए। तो आपसे पूछे टीम स्पर्धा कब जोड़ी गई भैया ओलंपिक के अंदर, तो आप बोलोगे बेजिंग ओलंपिक से इसके अंदर टीम स्पर्धा भी जोड़ी गई, ठीक है बेटा। यहां तक बात होगी। अब 2012 में क्या हुआ बेटा, ये ऐसा ओलंपिक है कि पहली बार जितने भी स्वर्ण पदक हैं, ठीक है, मेंस के हों, सिंगल्स के हों या भी टीम के हों, सारे के सारे स्वर्ण पदक किसने जीते बेटा, चाइना देश ने जीते। ऐसा पहली बार हुआ कि सारे के सारे स्वर्ण पदक एक ही देश ले गया टेबल टेनिस के, और वो कौन सा देश है, चाइना। 2012 के अंदर ये काम हुआ था, लंदन ओलंपिक के अंदर, ठीक है। ये ओलंपिक की बात चली, 2012 लंदन ओलंपिक की बात चल रही बेटा, ठीक है ना, लंदन ओलंपिक, ठीक है। यहां तक अपन को बात समझनी है। आगे चले भैया, इसका मेजरमेंट अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेजरमेंट कितना होता है टेबल टेनिस के, एक टेबल का मेजरमेंट कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया इसका जो मेजरमेंट है, इसकी लंबाई जो होती है, अगर आपसे फीट में पूछे तो आप बोलोगे 9 फीट होती है। कितनी होती है बेटा, 9 फीट। मगर आपसे कोई मीटर में पूछे तो ये बेटा यहां थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, ये यहां पर आएगा 2.74 मीटर, ठीक है बेटा। 2.74 मीटर इसकी लंबाई होती है टेबल की, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई जो होगी टेबल की वो कितनी होगी बेटा, 2.74 मीटर। आपसे पूछे चौड़ाई कितनी होती है टेबल की, तो आप बोलोगे भैया इसकी चौड़ाई होती है, कितनी होती है भैया, 5 फीट। और 5 फीट को अगर मीटर में बोलेंगे तो अपन कितना बोलेंगे, 1.525 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है टेबल की, 1.525 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। आपसे कोई लंबाई पूछे तो आप कितनी बोलोगे भैया, ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल की लंबाई तो है अपनी 2.74 मीटर, टेबल की चौड़ाई कितनी भैया, 1.525, ठीक है। फीट में पूछे तो 9 फीट, और यहां पूछे तो 5 फीट, ठीक है। अब याद रखना है टेबल जमीन से कितना ऊपर होती है, टेबल जमीन से या फिर जमीन से टेबल 76 सेंटीमीटर ऊपर होती है। कितनी सेंटीमीटर ऊपर होती है बेटा, 76 सेंटीमीटर ऊपर टेबल होती है, ठीक है। आप इस फोटो में देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात, सबको बात समझ में आ जाएगी भैया। यहां से देखो, ये फोटो देखो अच्छे से, इस फोटो को देखिए, क्या है भैया इस फोटो के अंदर, इस फोटो के अंदर हर चीज आपको बता रखी है कि पहली बात तो लंबाई, लंबाई कितनी है भैया इसकी, 2
2.74 मीटर या फिर 274 सेंटीमीटर ही बोल सकते हो आप इस बात को। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछे तो 274 सेंटीमीटर, मीटर में पूछे तो 2.74 मीटर। आपसे चौड़ाई पूछे सेंटीमीटर में तो 152.5 सेंटीमीटर, अगर आपसे पूछे मीटर में तो 1.525 मीटर, और फीट में पूछे तो 5 फीट। ठीक है, जमीन से ऊंचाई टेबल की कितनी होगी भैया? 76 सेंटीमीटर होगी। देखो जमीन से कितना ऊपर है ये? 76 सेंटीमीटर ऊपर है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? ठीक है भैया, यहां तक मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत आएगी। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद होने ही होने चाहिए बेटा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे कि भैया लंबाई कितनी टेबल की, तो आप बोलोगे 2.74 मीटर है। अगर सेंटीमीटर पूछे तो सेंटीमीटर पूछे तो 274 सेंटीमीटर, फीट में पूछ ले तो 9 फीट। ठीक है, चौड़ाई पूछ ले तो 152.5 सेंटीमीटर या फिर 1.525 मीटर, और फीट में पूछ ले तो 5 फीट। ऊंचाई पूछ ले टेबल की जमीन से तो 76 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि भैया नेट जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो टेबल से नेट की जो ऊंचाई है वो होती है 15.25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा नेट की ऊंचाई? नेट एक ऊंचाई पे होता है। देखो टेबल, देखो मैं यहाँ देखो दिखाऊं आपको वापस से, ये टेबल है, टेबल पे एक नेट लगा होता है बीच में। ठीक है, ये जो नेट है इसकी ऊंचाई भी तो होगी टेबल से, कितना ऊपर है ये? तो ये 15.25 सेंटीमीटर ऊपर होता है। इस बात को याद रखना है। और दूसरी बात, ये इस साइड भी 15.25 सेंटीमीटर और इस साइड भी 15.25 सेंटीमीटर बाहर निकला होता है टेबल से। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। क्या भैया, क्या बोल रहा हूं मैं? सिंपल सी बात याद रखना, टेबल की जो नेट की ऊंचाई है वो तो 15.25 सेंटीमीटर होती ही होती है। बिल्कुल बढ़िया बात है, मगर टेबल से भी ये कितना बाहर निकला रहता है नेट? ये इस साइड भी 15.25 सेंटीमीटर बाहर निकला रहेगा और ये इस साइड भी 15.25 सेंटीमीटर बाहर निकला रहेगा। अब आपसे पूछे भैया, ठीक है भैया ये तो बात होगी, मुझे ये पता है टेबल की चौड़ाई 5 फीट होती है, इस साइड भी 15.25, इस साइड भी 15.25, तो भैया मुझे ये बताओ कि भैया पूरे नेट की लंबाई कितनी होगी? तो आप बोलोगे 6 फीट होती है। कितनी होती है बेटा? 6 फीट पूरे नेट की लंबाई होती है। नेट की लंबाई कितनी होगी भैया? 6 फीट। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछे तो कितनी हो जाएगी बेटा? सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे 1.183 सेंटीमीटर या फिर 1.83 मीटर होती है। सेंटीमीटर में पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? 183 सेंटीमीटर। मीटर में पूछ लिया तो 1.83 मीटर इसकी क्या होती है बेटा? लंबाई। सिंपल सी बात है, 15.25 इस तरफ निकली रहती है, 15.25 इस तरफ एक्स्ट्रा निकली रहती है। आपको टेबल की चौड़ाई याद है? टेबल की चौड़ाई कितनी है भैया? 5 फीट है। 5 फीट है, सेंटीमीटर पूछ ले तो भैया कितनी है? सॉरी, मीटर में पूछ ले तो आपसे कितनी हो जाएगी? 1.525 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर में पूछ ले तो 152.5 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके अंदर 15.52 तो इधर ऐड कर लो, 15.52 इधर ऐड कर लो, तो कितनी हो जाएगी बेटा? ये 183 मीटर, 1.83 मीटर हो जाएगी, या फिर सेंटीमीटर में करोगे तो 183 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो नेट की लंबाई तो होती है 183 सेंटीमीटर, 5 फीट या फिर सॉरी 1.83 मीटर या फिर 6 फीट या फिर 183 सेंटीमीटर। नेट की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी भी है टेबल से? 15.25 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। किससे? नेट से, वो सॉरी टेबल से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत आई आपको? कोई दिक्कत आई? एक तो लंबाई है, टेबल की लंबाई कितनी है भैया? 2.74 मीटर या फिर 9 फीट या फिर 274 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लिख देंगे अपन 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत अपन को मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। आपसे पूछे बॉल, बॉल का वजन कितना होता है? बॉल का वजन होता है 2.7 ग्राम। कितना होता है बेटा? 2.7 ग्राम। आपसे पूछे बॉल का व्यास कितना होता है, यहां से लेकर यहां तक बॉल कितनी, उसका व्यास कितना होता है भैया बॉल का? बॉल का व्यास होता है 40 mm। ठीक है, कितना होता है बेटा? 40 mm का व्यास होता है। किसका? बॉल का।
ठीक है, इतना ही याद रखना है। बेट पूछ ले आपसे, बेट की लंबाई होती है पूरी 16.5 सेंटीमीटर, ऊपर से लेकर नीचे तक बेट की लंबाई कितनी होगी बेटा? बेट की लंबाई कितनी होती बेटा? ये बेट है आपका, मान लीजिए इसकी लंबाई जो होगी वो होगी 16.5 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मगर मुख्य बात क्या है, ये ऑफिशियल उसमें नहीं लिखा हुआ कि आप लंबाई और चौड़ाई कितनी रख सकते हो, ये लिखा हुआ नहीं है। मगर मुख्य बात ये है क्या, मोटाई। वेट की जो मोटाई होगी एक साइड पे, ठीक है, वेट होता है मोटा, ठीक है, जब वेट मोटा होगा तो उस पर रबर की एक कोटिंग होती है। लकड़ी का एक फंटा है, लकड़ी के फंटे पे रबर की कोटिंग इस तरफ भी है, रबर की कोटिंग इस तरफ भी है। तो रबर की जो कोटिंग है वो 2 mm की होती है। कितने mm की होती है? एक साइड पर, एक साइड पर कितने mm की होती है? 2 mm की। तो दोनों साइड पे अपन कितनी लिखेंगे? 2 mm। मतलब रबर की कोटिंग 4 mm की मोटी होती है दोनों साइड को मिलाकर। ठीक है, एक साइड पर 2 mm, दूसरी साइड पर 2 mm। ठीक है, और जो लकड़ी का फंटा होता है वो होता है 0.30 mm का। मुख्य रूप से तो कितने का होता है बेटा? 0.30 mm का वो लकड़ी का फंटा होता है। उस पर दोनों साइड रबर रबड़ की कोटिंग होती है, 2 mm की एक तरफ और 2 mm की एक तरफ। एक साइड तो उसका काला होना जरूरी, रबड़ की कोटिंग जो होती है वो एक साइड तो काली होने की जरूरत है, फिक्स काली होगी, और दूसरी साइड कॉन्ट्रास्ट कलर होना चाहिए। नीला हो सकता है, लाल हो सकता है, वो डिसाइड होता है, मगर वो बॉल के कलर के बराबर नहीं हो सकता। बॉल का जो कलर है वैसा आप बेट का कलर नहीं हो सकता। आपके बेट का एक तरफ तो काला होगा और दूसरी तरफ अधिकतर नीला या लाल रखा जाता है, मुख्य रूप से लाल रखा जाता है, मगर वो बॉल के कलर का नहीं हो सकता। बॉल पीले कलर की होती है, सफेद कलर की होती है, मतलब पीला और सफेद कलर तो बेट का रबर की कोटिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इस बात को आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? ठीक है, यस या नो बोलो पहले तो आप। एक तो 2 mm एक तरफ मोटा होगा रबर की कोटिंग, दूसरी तरफ 2 mm मोटी होगी। ठीक है, और 0.30 mm की बीच में लकड़ी का फंटा होगा जिस पर इसको चिपकाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लंबाई 16.5, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होनी इसकी चाहिए। ठीक है बेटा, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? आगे चले। इस स्लाइड से कोई बात अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताएं एक बार। ठीक है, आगे चले पर साइड लाइन। अब देखो आप, साइड लाइन कितनी मोटी होती है बेटा? किनारों पर जो होती है वो 2 mm 2 सेंटीमीटर चौड़ी साइड लाइन होती है। देखो मैं आपको दिखाऊं, यहां पर टेबल टेनिस के जो बैट है उसके अंदर आपको दिख रही होगी, ये देखो ये साइड लाइन दिख रही है यहां पर, ये साइड लाइन है ना बेटा। ये जो सफेद कलर की दिख रही है आपको, ये सफेद कलर की जो साइड लाइन दिख रही है, ये कितनी सेंटीमीटर मोटी होती है बेटा? ये 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। कितनी सेंटीमीटर? ये साइड में लगी हुई ना, यहां से लेके यहां तक, ये 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। एंड लाइन किसे कहते हैं? ये एंड लाइन है। एंड लाइन भी 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। साइड लाइन भी 2 सेंटीमीटर मोटी, एंड लाइन भी 2 सेंटीमीटर मोटी। बस अंतर कहां आता है? सेंटर लाइन में। ये जो सेंटर लाइन है ना बेटा, ये देखो यहां से लेके यहां तक जा रही है, ये सेंटर लाइन की चौड़ाई थोड़ी सी अलग हो जाती है। सेंटर लाइन की जो चौड़ाई है, सेंटर लाइन होती है 3 mm चौड़ी। कितने चौड़ी होती है? 3 mm। मुख्य रूप से आपको याद रखना है सेंटर लाइन किस खेल में हो? डबल्स। जब भी डबल्स का गेम होगा तब सेंटर लाइन की जरूरत पड़ेगी। सिंगल्स के गेम में सेंटर लाइन का कोई भी महत्व नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये देखो, वापिस इस लाइन को देखो, ये बीच में जो सेंटर लाइन जा रही है, ये अगर डबल्स का गेम चल रहा है तो ही महत्वपूर्ण है। अगर सिंगल्स का गेम है तो इस सेंटर लाइन की कोई महत्वता नहीं है, बिल्कुल भी महत्वता नहीं है। इस बात को याद रखना है। और ये सेंटर लाइन कितनी मोटी होती है? 3 mm मोटी होती है। कितनी mm? 3 mm मोटी होती है। 0.3 सेंटीमीटर की होती है होने में तो, या फिर 3 mm की ये होती है। इस बात को अपन को
याद रखना है। ये सिर्फ कहां काम आएगी भैया, ये सिर्फ डबल्स के खेल में काम आएगी, जब ये कोर्ट को आधा आधा कर देगी, कोर्ट को आधा आधा कर देगी। सिंगल्स के अंदर इस सेंट्रल लाइन का कोई भी उपयोग नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस या नो? ठीक है, कोर्ट को दो भागों में, तीन भागों में नहीं, दो भागों में, ठीक है, कोर्ट को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है, ठीक है। सेट, सेट कितने होंगे बेटा इसमें? या तो बेस्ट ऑफ 5 होगा या बेस्ट ऑफ 7 होगा। बेस्ट ऑफ 5 का मतलब क्या है? जो 3 गेम जीत गया वो जीत गया। बेस्ट ऑफ 7 में क्या होता है? जो 4 गेम जीत गया वो जीत गया, ठीक है। तो एक मैच कितने का होगा? बेस्ट ऑफ 5 का होगा या फिर बेस्ट ऑफ 7 का होगा, ठीक है। अब हर गेम के, हर सेट के अंदर एक गेम होता है, ठीक है। एक क्या होता है भैया? एक गेम होता है हर मैच के अंदर। ये सेट की जगह मैच कर लो इसको, बेस्ट ऑफ 5 का सेट होते हैं वैसे तो, या फिर गेम होते हैं, इसको मैच कर लो यहाँ पर, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में कंफ्यूज होएगा। यहाँ क्या, यहाँ मैच कर लो इसको। मैच किसे का होता है भैया? बेस्ट ऑफ 5 का होता है या बेस्ट ऑफ 7 का होता है। हर मैच के अंदर कितने, या तो 7 गेम होंगे या फिर 5 गेम होंगे, ठीक है। अब एक गेम के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? एक गेम के अंदर 11 पॉइंट होते हैं, ठीक है। कितने गेम होते हैं? एक गेम के अंदर कितने पॉइंट? 11 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं बेटा? 11 पॉइंट, ठीक है। जो पहले 11 पॉइंट पे पहुंच गया वो जीत जाएगा। फिर जैसे जैसे 7 है, 7 का बेस्ट ऑफ 7 खेल रहे हैं अपन, तो एक गेम जीत गया, वैसे उसको 4 गेम जीतने हैं। अगर जो व्यक्ति पहले 4 गेम जीत गया वो विजेता कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, या तो बेस्ट ऑफ 5 होगा या फिर बेस्ट ऑफ 7 होगा। अगर बेस्ट ऑफ 5 है तो मतलब आपको कितने गेम? 3 गेम जीतने हैं। बेस्ट ऑफ 7 है तो 4 गेम जीतने हैं। हर गेम कितने पॉइंट्स का होगा? 11 पॉइंट का। जो पहले 11 पॉइंट जीत जाएगा वो उस गेम को जीत गया। ऐसे ही उसको 4 गेम जीतने हैं या फिर 3 गेम उसको जीतने हैं, ठीक है बेटा। सर्विस के नियम, सर्विस के नियम क्या होते हैं? सर्विस बेटा पहली बात तो कैसे शुरुआत होगी? सर्विस शुरुआत तब होती है जब गेंद सर्वर के मुक्त हाथ, मतलब फ्री हैंड के अंदर जो बॉल होगी। पहली बात तो बॉल कहां पर होगी? सर्वर के फ्री हैंड में। एक हाथ में तो बल्ला है, दूसरे हाथ में बॉल फ्री हैंड में है, ठीक है। और बॉल को कितना सेंटीमीटर ऊंचा उछालना है? बॉल को 16 सेंटीमीटर ऊपर उछालना है बेटा। अगर 16 सेंटीमीटर ऊपर नहीं उछाली बॉल तो वो पेनल्टी, या फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, या फिर उसको अगले व्यक्ति को पॉइंट दिया जा सकता है उसके लिए। आपको जब बॉल आपके हाथ में है तो बॉल आपको 16 सेंटीमीटर ऊपर जानी चाहिए पहले, और जब बॉल नीचे गिरेगी तभी आप बल्ले से उसको अड़ा सकते हो, मतलब आपके रैकेट से उसको अड़ा सकते हो। अगर आपने ऐसा कर दिया, जब बॉल ऊपर जा रही तभी अड़ा दिया, तो वो एक तरह से फाउल होगा। बात समझना इस बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? बॉल पहली बात तो आपके फ्री हैंड में होगी। फ्री हैंड से उछाली, कितने सेंटीमीटर उछाली बेटा? 16 सेंटीमीटर आप ऊपर उछालोगे। 16 सेंटीमीटर ऊपर नहीं उछली वो, मान लो अगर उसको लगता है ऐसा, तो वो फाउल हो जाएगा। दूसरी बात, जब बॉल ऊपर जा रही है तब आप उसको नहीं मार सकते, जब बॉल नीचे आएगी वापस तब उसको मारोगे, ठीक है। तीसरी बात, आप बॉल को कैसे भी छुपा नहीं सकते, आप बॉल को आपको सामने रखना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने बॉल को ऐसे छुपा लिया और उसके बाद आपने यूं मार दिया, नहीं। बॉल को बिल्कुल आपको सामने रखना पड़ेगा और बॉल को उछालना उसके सामने पड़ेगा, उस अगले खिलाड़ी को। और टेबल के नीचे से भी आप बॉल को नहीं उछाल सकते, टेबल के ऊपर ही से ही आपको बॉल को उछालना पड़ेगा। अगर आपने टेबल के नीचे से बॉल को उछाल दिया तो वो भी फाउल है बेटा, ठीक है। तो एम्पायर जो होता है वो यही देखता है कि भैया इसने बॉल को टेबल के ऊपर से उछाला है, टेबल के ऊपर से इतना ऊपर उछाला है कि हाँ भैया 16 सेंटीमीटर का जो दूरी है वो कवर कर ली उसने, और बॉल को कब मारा है? जब उसने बॉल नीचे आ रही थी तभी बॉल को मारा है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। सर्विस की शुरुआत तब होती है जब गेंद सर्वर की मुक्त हाथ से खुली हथेली पर रखी हो, ठीक है। मुक्त हाथ की खुली हथेली पर रखी, बिल्कुल रख दी भैया।
जो मेरा फ्री हैंड है उसकी खुली हथेली पे रख दी, ठीक है। सर्वर को गेंद को कम से कम कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर ऊपर उछालना है। कितना सेंटीमीटर ऊपर उछलेगा बेटा, 16 सेंटीमीटर ऊपर उछलेगा। जब गेंद नीचे गिर रही हो तभी सर्वर उसे उसको इस तरह से मारे कि गेंद पहले सर्वर के कोर्ट में को छुए, फिर नेट के ऊपर से गुजरकर अंत में सीधे रिसीवर के कोर्ट में। रिसीवर मतलब जो विपक्षी खिलाड़ी है, सर्वर मतलब मैं जो सर्विस कर रहा है, ठीक है। अब बात समझना, ये टेबल टेनिस का कोर्ट है, मैं यहां से सर्विस करा रहा हूं बॉल पे, ठीक है। मैं जब बॉल को उछालूंगा और जब बॉल को मारूंगा तो पहले बॉल किधर गिरेगी, टेनिस जो खेल है उसमें कहां गिरती है, सीधा विपक्षी के खाने में जाकर बॉल गिरती है। मगर टेनिस में ऐसा नहीं है, टेनिस में पहले बॉल टप्पा किधर खाएगी, अपने ही कोर्ट में टप्पा खाएगी। अपने कोर्ट में टप्पा खाने के बाद वो विपक्षी के कोर्ट में टप्पा खाएगी और तब रिसीवर के पास जाएगी वो। ये इसके अंदर नियम होता है, ठीक है। टेनिस में क्या होता है, टेनिस में सीधी बॉल को मारते हैं और सीधी यहां पर जाके विपक्षी के कोर्ट में जाकर वो गिरती है। बैडमिंटन में भी ऐसा होता है कि अपन शटल को मारते हैं, सीधी विपक्षी के कोर्ट में जाकर वो गिरनी चाहिए, ठीक है। मगर यहां नियम क्या कहता है कि पहले टप्पा किधर खाए, अपने ही टेबल अपने खाने में खाए, अपने एरिया के अंदर वो टप्पा खाए, उसके बाद वो विपक्षी के खाने में जाए, ठीक है। और फिर टप्पा खा के वो उस विपक्षी के पास जाए। फिर उसके बाद ऐसा नहीं होगा, फिर विपक्षी किधर मारेगा, सीधा अपनी टेबल पर उसको मारेगा। अपन भी फिर बाद में वापस उसको सीधा विपक्षी की टेबल पर मारेंगे। मगर सर्विस करते समय ये नियम है कि पहले बॉल किधर टप्पा खाए, अपने पाले में टप्पा खाए, अपने पाले में टप्पा खाने के बाद विपक्षी के पाले में टप्पा खाए और फिर विपक्षी के पास जाए, टप्पा खाने के बाद उछले और विपक्षी के पास जाए। फिर विपक्षी मारेगा सीधा अपने एरिया के अंदर, जो अपना एरिया है, फिर अपन मारेंगे सीधा विपक्षी की एरिया के अंदर। मगर सर्विस के नियम क्या है बेटा, बात समझनी वापिस से, देखो लिखा हुआ है, जब गेंद नीचे गिर रही हो तो सर्वर सर्वर मतलब जो सर्विस करा रहा है, सर्वर उसे इस तरह से मारे कि गेंद पहले सर्वर के कोर्ट मतलब अपने खुद के कोर्ट में को छुए, मतलब अपने खुद के कोर्ट में टच होके जाए, फिर नेट के ऊपर से, मतलब यहां नेट है बीच में, ये नेट है, नेट के ऊपर से कहां जाए बेटा, नेट के ऊपर से गुजर कर अंत में सीधे रिसीवर के कोर्ट को छुए। रिसीवर को कोर्ट को छूने के बाद वो लीगल हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब उसके बाद डबल्स में नियम क्या है, डबल्स में सिर्फ एक चीज की दिक्कत है, डबल्स में यहां पर कोर्ट बीच में सेंटर लाइन आती है। अब पहले सिंगल्स में क्या होता है, सिंगल्स में मैं इधर मारूं और इधर भी टप्पा खाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां टप्पा खाया मेरा और यहां उसका खाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर कोर्ट कोई है ही नहीं, सिर्फ टेबल है, ये सेंटर लाइन कुछ है ही नहीं। मगर डबल्स के अंदर क्या होता है बेटा, डबल्स के अंदर दिक्कत यह है कि ऐसा नहीं हो सकता। डबल्स के अंदर अगर यहां पर टप्पा खाई है बोल, तो टप्पा उसका अगला टप्पा इसी कोर्ट में होना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहां से, जब मैं राइट साइड से अपने दाएं हाथ से सर्विस कराऊंगा और दाएं कोर्ट से सर्विस कराऊंगा, तो मेरा पहला टप्पा तो मेरे दाएं कोर्ट में पड़ेगा और जो दूसरा टप्पा उसके जो विपक्षी के खिलाड़ी के उसमें पड़ना चाहिए, वो भी उसके दाएं कोर्ट में ही पड़ना चाहिए, वरना वो फाउल हो जाएगा। इसीलिए सेंटर लाइन बताई थी मैंने आपको, सेंटर लाइन कहां काम आती है, सिर्फ डबल्स के अंदर काम आती है बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां तो पहला टप्पा तो मेरा यहां खाएगा और दूसरा टप्पा कहां खाना चाहिए बेटा, उसके दाहिने हाथ पे, ठीक है। अब ये इसका दाहिना हाथ हो गया बेटा यहां पर, ठीक है। यहां तक किसको बात समझ में नहीं आई भैया, एक बार बताओ, ये बात किसको समझ में नहीं आ रही।
सबको आ रही समझ में भी ये बात? डबल्स की बात सबको समझ में आई या नहीं आई? आया ना? ठीक है बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और डबल्स के अंदर क्या है, यही नियम देखो लिखा हुआ है, गेंद को सर्वर को दाहिने आधे कोर्ट, दाहिने आधा कोर्ट मतलब ये अपना आधा कोर्ट है, जो ये आधा कोर्ट हो गया और ये दाएं हाथ का कोर्ट हो गया, ठीक है। दाहिने कोर्ट से इस तरह कोर्ट से सर्विस के दाहिने आधे कोर्ट में तिरछा जाना चाहिए, मतलब दाहिने आधा कोर्ट तो अपना और रिसीवर के दाहिने आधा कोर्ट तिरछा जाना चाहिए। कैसी जानी चाहिए? तिरछी जानी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। डबल्स के अंदर ऐसा नियम है, सिंगल्स के अंदर कोई नियम नहीं है। सिंगल्स के अंदर आप चाहो यहां टप्पा खाया और उसके बाद यहां टप्पा खाए तो भी बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर डबल्स के अंदर क्या होगा बेटा, पहले टप्पा यहां, दूसरा टप्पा टेढ़ा उसके दाहिने आधे कोट में ही खाना पड़ेगा उसको, तभी जाके वो लीगल सर्विस कहलाएगी, ठीक है। अब डबल्स में एक नियम और है बेटा, ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। बैडमिंटन टेनिस में ऐसा नियम नहीं है, मगर ये नियम इसके अंदर है। टेबल टेनिस के अंदर क्या नियम है भैया, आप बॉल को कभी भी नहीं छू सकते, आपकी जब टर्न आएगी डबल्स के अंदर तभी आप बॉल को छू सकते हो। टर्न क्या होती है भैया, इस बात को समझो। क्या होता है डबल्स के अंदर गेंद को छूने का नियम, मैंने सर्विस कराई और मेरा एक पार्टनर है, ठीक है, दो हम इधर खेल रहे हैं, दो उस तरफ कोई व्यक्ति खेल रहे हैं अगेंस्ट हमारे, ठीक है। अगर मैंने सर्विस कराई तो जो उधर के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ है वो सर्विस को रिटर्न करेगा यहां पर मेरे कोर्ट में, ठीक है। उसको वो क्या करेगा भैया, वो सर्विस को रिटर्न करेगा, वापस करेगा मेरे कोर्ट में। अब जब रिटर्न करिए तो मैं उसको नहीं छू सकता उस बॉल को, उसको मेरा पार्टनर हाथ लगाएगा। उस बॉल के बैट कौन लगाएगा, मेरा पार्टनर, जो भी मेरा पार्टनर है उसके अंदर, ठीक है। अब मेरे पार्टनर ने वापस से बॉल को उस तरफ भेज दिया कोर्ट के। अब उसको जिसको मैंने भेजी थी बॉल, रिसीवर जो पहला रिसीवर था वो उस बॉल को हाथ नहीं लगा सकता, उसका पार्टनर ही उस बॉल को वापस इधर भेजेगा, ठीक है। ये नियम कहलाता है इसके अंदर। ये नियम किसी और खेल में नहीं है बेटा, यहां पर ये नियम है। क्या है भैया, मैंने सर्विस कराई, सर्विस करा के जिस व्यक्ति ने दाएं तरफ जो उधर आधे कोर्ट में खड़ा है वो वापस से सर्विस को इधर भेजेगा, ठीक है। अब उसने भेज दी इधर की तरफ सर्विस, बॉल वापस से आ गई इधर, मगर अब क्या मैं उस बॉल को छू सकता हूं? नहीं, मैं उस बॉल को छू नहीं सकता, मेरा पार्टनर ही उस बॉल को टच कर सकता है, ठीक है। मेरा पार्टनर ने उस बॉल को वापस से उनके कोर्ट में भेज दिया, तो क्या जिसको मैंने सर्विस कराई थी, जिसने मुझे भेजी थी, क्या वो उस बॉल को छू सकता है? नहीं। अब उसका पार्टनर उस बॉल को छू के मतलब उसको टच करके वापस मेरे कोर्ट में भेजेगा। अब जब उसने उसके पार्टनर ने वो बॉल वापस भेज दी, तब कौन छुएगा उस बॉल को? वापस से मैं छूऊंगा, ठीक है। फिर मैं भेजूंगा तो फिर वहां से वो उसको वापस भेजेगा जो मैंने जिसको पहली बार भेजी थी, फिर ऐसे ही क्रम चलता रहेगा वापस। बात समझना, सर्वर सर्विस करता है, मैंने सर्विस करी, ठीक है, रिसीवर रिटर्न करेगा, जो व्यक्ति उधर खड़ा है उसने रिटर्न कर दी बॉल को, बिल्कुल सही बात है। सर्वर का पार्टनर मतलब मेरा पार्टनर अब बॉल को वापस जो रिसीवर ने रिटर्न करी उस बॉल को वापस उधर भेजेगा, ठीक है। सर्वर का पार्टनर रिटर्न करता है, मेरा पार्टनर रिटर्न करेगा बॉल को वापस उधर, फिर रिसीवर का पार्टनर जो जिसने पहली बार रिसीव कर दी उसका पार्टनर उस बॉल को वापस से रिटर्न मुझे करेगा, वापस रिटर्न करी उसने बॉल को। अब वैसा ही क्रम चलता रहेगा, पहले फिर मैं छूंगा, फिर उधर का रिटर्न वो जो रिसीवर है वो छुएगा, फिर मेरा पार्टनर छुएगा, फिर उधर का पार्टनर जो रिसीवर का पार्टनर है वो छुएगा, फिर वापस मैं छूंगा, फिर उधर का रिसीवर छुएगा, फिर मेरा पार्टनर छुएगा और उधर बाद में रिसीवर का पार्टनर छुएगा। यही क्रम चलेगा, ये क्रम टूट नहीं सकता डबल्स के अंदर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये सिर्फ डबल्स के अंदर नियम है, सिंगल्स के अंदर तो एक अकेला व्यक्ति वही छुएगा, ठीक है। ये बच्चों को कंफ्यूज करता है इसके अंदर। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? डबल्स के अंदर गेंद का एक क्रम होता है छूने का, अपन हर बॉल को नहीं छू सकते। बात समझ में आई या नहीं आई ये बात? हाँ या ना? ठीक है, आगे चले। इसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी इसी क्रम से, जो ये क्रम है यही क्रम वापिस चलता रहेगा, ठीक है, बार बार, ये क्रम टूट नहीं सकता, ठीक है। अब सर्विस बदलना, सर्विस कब बदली जाएगी? ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट हार गया तो सर्विस बदल जाएगी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सर्विस कब बदली जाएगी? प्रत्येक 2 अंक के बाद सर्विस बदली जाएगी। कितने अंक के बाद?
प्रत्येक 2 अंक के बाद, मतलब 2 सर्विस तो अगर मैं कराऊंगा तो मैं ही कराऊंगा, फिर 2 सर्विस उधर वाले व्यक्ति कराएंगे तो वही कराएंगे। ऐसा नहीं है कि जीत जाए, कोई भी जीते, चाहे दोनों अंक मैं जीतूं चाहे दोनों अंक वो जीते, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर 2 सर्विस पहले मेरी है तो मैं ही कराऊंगा, फिर 2 सर्विस उसकी है तो वही कराएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। बैडमिंटन में क्या होता है बेटा, मैं जीत गया तो फिर मैं कराऊंगा, वो जीत गया तो वो कराएगा। टेनिस में क्या होता है, 4 सर्विस अकेला एक व्यक्ति कराता है, फिर 4 सर्विस कोई दूसरा व्यक्ति कराता है, वो अलग गेम की तरह अलग होता है उसके अंदर। ठीक है, उसको भी अपन जब पढ़ेंगे, जब बताएंगे अच्छे से कि कैसे उसमें नियम चलता है। बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें प्रत्येक 2 सर्विस एक टीम कराती है, मतलब एक टीम का भी एक ही व्यक्ति कराएगा, फिर 2 सर्विस दूसरी टीम कराती है, लगातार 2 2 2 2 ऐसे नियम चलता है। ठीक है, हर 2 अंकों के बाद सर्विस बदलती है, मतलब 2 सर्विस होगी उसके बाद दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगी। ड्यूस के अंदर नहीं होता बस ऐसा। ड्यूस एडवांटेज आपको याद है, ड्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार 2 अंक जीतने। मैंने आपको बैडमिंटन के उसमें बताया था कि लगातार 2 अंक जो जीत जाता है उसे जब बराबर अंक हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे 10-10 हो गए, मान लो 11 का सेट होता है, एक गेम होता है, तो अगर 10-10 दोनों के बराबर हो गए तो अब क्या होगा, ड्यूस हो गया। अब लगातार जो 2 पॉइंट जीत गया उसे वो गेम जीत जाएगा। तो ड्यूस के अंदर एक एक पॉइंट होते हैं, मतलब एक एक सर्विस कराता है, एक सर्विस में कराऊंगा, एक सर्विस वो कराएगा। ठीक है, ड्यूस के अंदर हर एक अंक के बाद सर्विस बदली जाती है, ये ड्यूस का नियम है। ठीक है, अब साइड बदलना, हर खेल के बाद साइड बदली जाती है। बिल्कुल, मैं इस साइड कराऊं, गेम खत्म हो गया पूरा तो मैं उस साइड चल जाऊं, फिर वापिस से गेम खत्म हो गया मैं इस साइड आ जाऊंगा, फिर वापिस गेम खत्म हो गया मैं उस साइड चल जाऊंगा। मगर जो आखिरी मैच डिफाइनिंग पॉइंट है, मान लो 2-2 दोनों जीत गए और आखिरी 5 उसका सेट का गेम था, 5 गेम का सेट था, तो मैं पांचवा जो गेम है उसके अंदर जिसने पहले 6 अंक प्राप्त कर लिए, मान लो मेरे अंक हो गए 6, तो फिर साइड बदल जाएगी। ठीक है, साइड क्या हो जाएगी बेटा, बदल जाएगी। 6 अंक जिसने पहले प्राप्त कर लिए उसके बाद साइड बदल जाती है। ठीक है, तो 6 पॉइंट मेरे आ गए तो मैं उस साइड चल जाऊंगा और वो व्यक्ति इधर आ जाएगा। ठीक है, ये साइड बदलने का नियम है किसके अंदर, टेबल टेनिस के अंदर। टाइम आउट, टाइम आउट बेटा 1 मिनट का मिलता है हर खेल के अंदर, एक पूरे खेल के अंदर टाइम आउट कितने का मिलता है बेटा, 1 मिनट का टाइम आउट मिलता है। उसके अलावा जब भी व्यक्ति क्या होता है बेटा, जैसे एक गेम अपन का खत्म हुआ तो उसके बाद 1 मिनट का टाइम मिलता है खिलाड़ियों को। ठीक है, कितने मिनट का, 1 मिनट का। गेम जैसे ही खत्म हुआ, अगला गेम स्टार्ट होने से पहले 1 मिनट का टाइम मिलता है। कितने मिनट का, 1 मिनट का। टाइम आउट तो कितने का मिलता है, एक मैच के दौरान एक खिलाड़ी को 1 मिनट का टाइम आउट दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गेम के बीच में 1 मिनट का अंतराल होता है, जैसे एक गेम खत्म हुआ, अगले गेम के पहले गेम और दूसरे गेम के बीच में 1 मिनट का गैप होगा। बिल्कुल सही बात है। और तौलिए जो टावल होता है, टावल से हाथ पोंछने के लिए, पसीना वसीना आता है जो, उसको पोंछने के लिए आप ऐसे नहीं कि कभी भी जाके टावल आपने पकड़ लिया और हाथ पोंछ लिए। आप 6 अंक, जब 6 अंक हो जाएं तभी आप टावल से हाथ पोंछ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर गेम के बाद ही ऐसे 1 पॉइंट हुआ और हाथ पोंछने चल गए, नहीं, गेम को जरा डिले नहीं कर सकते। हर 6 अंक के बाद ही आप तौलिए से पसीने को पोंछ सकते हैं हाथों से। ठीक है, ये नियम इसका कहता है। फिर आती बात कपड़े की। कपड़े में आप क्या पहन सकते हैं, हाफ स्लीव की शर्ट पहन सकते हैं। पहली बात तो महिला पुरुष दोनों के लिए बराबर है, हाफ स्लीव की शर्ट होनी चाहिए। कौन सी स्लीव की, हाफ स्लीव, जैसे ये हाफ स्लीव की शर्ट है ना, वैसी शर्ट होनी चाहिए। पुरुष शॉर्ट्स पहन सकते हैं, शॉर्ट मतलब चड्डा, और लड़कियां स्कर्ट पहन सकती हैं उसके अंदर। ठीक है, नीचे के लिए। ठीक है, पुरुष तो शॉर्ट्स, महिला स्कर्ट। जिनका रंग गेंद के रंग से अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं आप सफेद कपड़ा पहन के आगे जो वो गेंद दिखे ही नहीं अगले को। ठीक है, तो येलो और व्हाइट को तो प्रोहिबिटेड किया हुआ है एक तरह से। गेंद के रंग से अलग होना चाहिए आपका कपड़ा। काला पीला कुछ भी, काला नीला कुछ भी पहनो, मगर सफेद और पीला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसी रंग की गेंद होती है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता कितनी हो सकती है भैया, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम 1000 लक्स तो होनी चाहिए बेटा। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश कितना होना चाहिए, कि प्रकाश भैया सतह पर, खेल की सतह पर, टेबल पर कितना लक्स का होना चाहिए, 1000 लक्स का तो प्रकाश होना ही चाहिए उस पे, टेबल पर। ठीक है, तभी जाके ये गेम संपादित हो सकता है। ये ऑफिशियल नियम के अनुसार बता रहा हूं बेटा मैं आपको। ठीक है, एक्सपेडाइट सिस्टम, एक इसके अंदर एक सिस्टम होता है बेटा गेम को तेज करने का। इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको समझना ढंग से।
एक्सपेडाइट सिस्टम होता क्या है? पहली बात तो क्या होता है, कई बार गेम ज्यादा लंबा हो जाता है। टेबल टेनिस के अंदर एक गेम 10 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए बेटा। बहुत छोटा गेम है और बहुत इतना ज्यादा भागा दौड़ी तो करनी नहीं किसी व्यक्ति को। तो इसलिए गेम अगर लंबा हो रहा है तो क्या होता है बेटा, एक्सपेडाइट सिस्टम को लेके आया जा सकता है। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या करता है, एक तो जल्दी गेम खत्म करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या है, इस सिस्टम को आप दो रूप से लागू कर सकते हो। कितने रूप से बेटा? दो रूप से। एक तो कैसे, कि अगर क्या हो रहा है बेटा, अगर गेम की अवधि 10 मिनट से ज्यादा हो चुकी, एक गेम की अवधि कितने मिनट से ज्यादा? 10 मिनट से ज्यादा। गेम कितने मिनट, कितने पॉइंट का होता है? 11 पॉइंट का। अगर वो 11 पॉइंट की जो गेम है, ठीक है, वो ही 10 मिनट से ज्यादा हो गया, तो एक्सपेडाइट सिस्टम को लागू किया जा सकता है। मगर इसमें एक अपवाद है। क्या? अगर दोनों व्यक्तियों के पॉइंट्स 9 और 9 से ज्यादा हो चुके, मतलब कुल मिला के पॉइंट्स 18 हो चुके हैं। एक पूरे गेम के अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं? एक्स अधिकतम, मतलब एक व्यक्ति 11 पॉइंट का होता है, इधर भी 11 होते हैं, मगर 11 तो हो नहीं सकते एक व्यक्ति के। तो कितने? अधिकतम व्यक्ति एक जो गेम है वो चल सकता है 10-10 का हो सकता है, या फिर 10-11 का हो गया तो वो ड्यू से एडवांटेज चल गया, मतलब एक तरफ ड्यू से एक तरफ एडवांटेज है। ठीक है, तो एक व्यक्ति या फिर दोनों व्यक्तियों के मिला के पॉइंट अगर 18 से ऊपर हो गए, कितने से? दोनों व्यक्तियों के पॉइंट्स मिलकर कितने हो गए? मान लो एक के व्यक्ति की 9 है, दूसरे व्यक्ति की भी 9 हो गए। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति के अगर मिलकर 18 हो गए, एक के 10 हो गए, एक के 9 हो गए, ठीक है, तो भी कितने हो गए? 18 हो गए। ओ सॉरी 19 हो गए। ठीक है, तो वो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस समझना बात को। अगर दोनों व्यक्तियों के कुल अंक मिला के 18 से ज्यादा हो चुके हैं, कितने अंक? दोनों व्यक्तियों के, दोनों व्यक्ति या फिर टीम के अंक कितने? 18 से ज्यादा हो चुके हैं, तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू नहीं हो सकता। चाहे अवधि 10 मिनट से ज्यादा हो गई हो तो भी एक्सपेडाइट सिस्टम लागू नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक्सपेडाइट सिस्टम कब लागू होता है? या तो 10 मिनट से ज्यादा गेम की अवधि होगी, मतलब धीरे चल रहा है बहुत ज्यादा गेम, तो उसको जल्दी करना है। मगर गेम के अंदर पॉइंट्स ही 9-9 हो गए, या फिर दोनों के मिला के 18 पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, जैसे 9-9 हो गए, 10-8 हो गए, 10-10-8 हो गए। ठीक है, या तो कितने हो सकते हैं? देखो, या तो 9-9 दोनों के पॉइंट हो गए, एक के 10 हो गए, एक के 8 हो गए। ठीक है, ये हो सकते हैं पॉइंट, और क्या हो गए? 10 और 8 मिला के 18 हो गए, 9 और 9 मिला के भी 18 हो गए। तो ऐसा अगर पॉइंट स्कोर बन रहा है कि 10-8 हो गए या 9-9 हो गए, मतलब कुल मिला के दोनों व्यक्तियों के पॉइंट्स 18 हो चुके हैं, तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू नहीं हो सकता, चाहे अवधि 10 मिनट से ज्यादा हो गई हो। ये सिस्टम लागू क्यों है? कि गेम धीरे चल रहा है, अब गेम को तेज करना है, मगर ये पॉइंट ही ऐसे हो गए कि बिल्कुल फाइनल लेवल पे बात चल रही है, तो एक्सपेडाइट सिस्टम को लागू नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, एक्सपेडाइट सिस्टम दूसरा कब लागू हो सकता है? दूसरा, दोनों खिलाड़ी की सहमति हो, मेरी भी सहमति है, विपक्षी खिलाड़ी की सहमति कि हाँ भैया एक्सपेडाइट सिस्टम लागू कर दो, तो दोनों की जब सहमति है तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू हो सकता है। ठीक है, एक्सपेडाइट सिस्टम दो तरह से लागू हो सकता है। एक तो समय सीमा 10 मिनट से अधिक हो गया हो, तो समय सीमा अगर पार हो गई तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू हो गया। मगर इसमें एक अपवाद है, अगर दोनों टीम या खिलाड़ियों के पॉइंट्स 18 या 18 से अधिक हो गए तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू नहीं हो सकता। ठीक है, अब 18 कैसे भी हो सकते हैं, 9-9 हो जाए, 10-8 हो जाए, कैसे भी हो, अगर दोनों टीमों के मिला के पॉइंट 18 या 18 से अधिक हो गए तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना है। दूसरा, एक्सपेडाइट सिस्टम को लागू करने का क्या है तरीका? आपसी सहमति, दोनों टीम या फिर दोनों खिलाड़ियों की सहमति है कि भाई एक्सपेडाइट सिस्टम को लागू कर दो, तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्सपेडाइट सिस्टम में होता क्या है, प्रक्रिया क्या है? यह सिस्टम लागू होते ही खेल के नियम बदल जाते हैं भैया, खेल के नियम बिल्कुल बदल जाएंगे। अब पहले क्या होता, दो दो सर्विस एक एक व्यक्ति कराता था, एक व्यक्ति ने दो कराई, फिर अगला व्यक्ति दो सर्विस कराएगा। नहीं, अब इसमें क्या होगा, एक एक सर्विस होगी दोनों की। ठीक है, सर्विस रोटेशन, हर खिलाड़ी बारी बारी से केवल एक सर्विस कराएगा। ठीक है, मैं एक सर्विस कराऊंगा, फिर एक सर्विस वो कराएगा। अब इसमें क्या है भैया, होता क्या है,
मैं जैसे मान लो मैंने सर्विस कराई तो अगले का काम क्या है, सिर्फ रिटर्न करना, मतलब वापिस से वो बॉल को मेरी पाले में पहुंचा दे। बस उसका काम क्या है, अगर उसने लगातार 13 बार मैंने उसको बॉल मारी, उसने 13 बार मेरे पाले में बॉल पहुंचा दी, कितनी बार, लगातार 13 बार, तो उसको पॉइंट मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो। मैं कितना भी तेज शॉट मारूं, अगर उसने बॉल वापिस से मेरे पास पहुंचा दी, कितनी बार, 13 बार, ठीक है, मेरे टेबल पे, तो क्या होगा भैया, उसको पॉइंट मिल जाएगा। ज्यादा पॉइंट आगे चलेगा ही नहीं, वो सिर्फ 13 पॉइंट तक चलेगा, 13 बार तक चलेगा गेम। मैंने सर्विस कराई, उसने रिटर्न करी बॉल मेरे पास, मैंने वापिस से बॉल शॉट मारा, उसने वापस मुझे मेरे पास रिटर्न कर दी, मैंने और तेज शॉट मारा, फिर भी उसने मेरे पास रिटर्न कर दी। ठीक है, अगर लगातार 13 बार उसने बॉल को रिटर्न कर दिया, तो कुछ भी हो, मैं उसको वापस मारता रहूं चाहे तो, मगर नहीं, अगर लगातार 13 बार उसने बॉल को रिटर्न कर दिया मेरी टेबल पर, ठीक है, उस एक सर्विस के अंदर, तो वो पॉइंट उसको मिल जाएगा। अब फिर वो सर्विस कराएगा, उसने सर्विस कराई और लगातार 13 बार मैंने रिटर्न कर दी, तो सर मेरे को पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर लगातार मैं रिटर्न नहीं कर पाया 13 बार, तो पॉइंट उसको मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं, बस इसलिए इसको तेज करने का काम है ये। कई बार क्या होता है, खिलाड़ी दोनों ही टक 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 खेलते रहते हैं और गेम आगे नहीं बढ़ता। और इसके अंदर क्या है, बस कितनी बार टक टक कर लोगे, 13 बार अगर रिटर्न कर दी बॉल, तो मेरा पॉइंट, और अगर 13 बार रिटर्न नहीं कर पाया तो उसका पॉइंट, सीधी सीधी बात है इसके अंदर। ठीक है, 13 रिटर्न नियम, यदि रिसीवर 13 बार गेंद को सही तरीके से रिटर्न कर देता है तो रिसीवर को अंक मिल जाएगा, सीधी सी बात ये है। एक्सपेडाइट सिस्टम के अंदर, एक्सपेडाइट सिस्टम से क्वेश्चन आता है बेटा, इसके अंदर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। पहली बात तो क्या आता है कि एक्सपेडाइट सिस्टम कब लागू नहीं हो सकता, अगर दोनों टीमों के कुल अंक 18 या 18 से अधिक हो गए तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू नहीं हो सकता। ये कब लागू होगा, ये जब लागू होगा जब गेम की अवधि 10 मिनट से अधिक हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। ये तब भी लागू हो सकता है जब दोनों व्यक्तियों की आपसी सहमति हो। ठीक है, इसके अंदर रिसीवर को क्या करना है, 13 सही रिटर्न उसको मारने हैं। ठीक है, 13 सही रिटर्न अगर उसने कर दिए तो उसको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक एक सर्विस ही कराई जाती है। अब इसमें कथन और कारण से क्वेश्चन आया था एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, कि निम्न में से कौन से एक्सपीडिट सिस्टम के नियम हैं, तो क्या एक्सपीडिट सिस्टम तभी लागू हो सकता है जब 18 पॉइंट हो, नहीं भैया, एक्सपीडिट सिस्टम तब लागू होता है जब 18 पॉइंट से कम हो। ठीक है, दूसरी बात, एक्सपीडिट सिस्टम तब लागू होता है जब 10 मिनट से अधिक की अवधि होगी। हाँ बिल्कुल, 10 मिनट से अधिक की अवधि होगी तभी एक्सपीडिट सिस्टम लागू होगा। तीसरा बात, कि एक्सपीडिट सिस्टम तब भी लागू हो सकता है जब आपसी सहमति हो दोनों खिलाड़ियों की। बिल्कुल, आपसी सहमति है तो लग सकता है। ठीक है, तीसरी बात, सर्विस हर एक अंक पर रोटेशन होगी, हर एक बार सर्विस रोटेशन होगी, एक बार मैं कराऊंगा एक बार अगला कराएगा। 13 रिटर्न पर क्या हो जाएगा भैया, रिसीवर को पॉइंट मिल जाएगा। अगर उसने 13 सक्सेसफुल रिटर्न कर दिए, सफलतापूर्वक 13 रिटर्न कर दिए बॉल को, तो उसको पॉइंट मिल जाएगा। क्या ये एक्सपेडाइट सिस्टम समझ में आया या नहीं आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है। ये गेम को जल्दी करने के लिए होता है, किया जाता है। क्या ये समझ में आया या नहीं आया, यस या नो बोलो जल्दी से भैया, तो अपन आगे चलेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, समझ में आ गया सबको, आगे चले। गिनती, हाँ, एक्सपेडाइट सिस्टम में एक चीज और है बेटा, एक्सपेडाइट सिस्टम में जो स्ट्रोक की गिनती, मतलब मैंने कितनी बार रिटर्न कर दिया, मगर मान लो मैं रिसीवर हूं और उसने सर्विस कराई और मैं कितनी बार बॉल को रिटर्न कर रहा हूं, तो इसको काउंट करने के लिए अलग से एम्पायर खड़ा होता है। अलग से ही खड़ा होगा एक एम्पायर, जो मेन एम्पायर है वो काउंट नहीं करेगा कि कितनी बार मैंने वो बॉल को रिसीव मतलब रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसके लिए एक अलग से एम्पायर खड़ा होता है, उसका नाम है स्ट्रोक काउंटर। ठीक है, स्ट्रोक काउंटर नाम का एक एम्पायर खड़ा होता है। जितनी बार मैंने रिटर्न किया वो तेजी से चिल्लाता है कि एक बार एक, फिर दो, फिर तीन, मतलब जितनी बार मैं रिटर्न कर दूंगा उतनी बार वो चिल्लाएगा। पहली बार अगर मैंने बॉल को रिटर्न कर दिया तो वो गिनती कर लेगा एक, फिर दूसरी बार रिटर्न कर दिया तो दो, फिर तीसरी बार कर दिया तीन, चार, और 13 होते ही पॉइंट किसको मिल जाएगा, रिटर्न जो जिसने रिटर्न करी उसको मिल जाएगा। तो एक अलग से एम्पायर खड़ा होता है किसके लिए, जब
एक्सपेडाइट सिस्टम लागू होता है। जो रिटर्न को गिनता है, कितनी बार रिटर्न कर दिया उस चीज को, रिटर्न करने उसको गिनता है, वो स्ट्रोक काउंटर नाम का एक अलग से एम्पायर खड़ा होता है। एक बार लागू होने के बाद यदि यह नियम उस मैच के सभी गेमों में लागू होता है, मान लो बेस्ट ऑफ 5 है, फर्स्ट गेम के अंदर ही एक्सपेडाइट सिस्टम लागू हो गया, ठीक है, तो उसके बाद पूरे गेम में लागू रहेगा एक्सपेडाइट सिस्टम। ऐसा नहीं है कि गेम खत्म होने के बाद अगले गेम में वापस नॉर्मल चालू हो जाएगा, नहीं, फिर दूसरे गेम में भी एक्सपेडाइट सिस्टम लागू रहेगा, तीसरे गेम में भी एक्सपेडाइट सिस्टम लागू रहेगा, चौथे गेम में भी एक्सपेडाइट सिस्टम लागू रहेगा, पांचवें गेम में भी एक्सपेडाइट सिस्टम लागू रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेडाइट सिस्टम भी लागू रहेगा पूरे गेम में, जहां से लागू हो गया, जहां तक मैच खत्म नहीं हो जाता वहां तक एक्सपेडाइट सिस्टम लागू रहेगा। अगली पॉइंट आती नेट। लेट, लेट क्या होता है बेटा? लेट किसी कारण के वजह से आपकी मतलब आपका गेम एकदम से अवरुद्ध हो जाए या रुक जाए, उसे कहते हैं लेट। क्या कहते हैं बेटा? उसे लेट। वह रैली जिसका कोई स्कोर नहीं गिना, मतलब अगर किसी कारण से रुक गई रैली तो उसका स्कोर भी नहीं गिन पाएंगे अपन, तो वो अगर वह रैली जिसका कोई स्कोर नहीं गिना जाता, मतलब ये बिल्कुल भी रद्द हो जाती है, बिल्कुल वो, ठीक है। अर्थात लेट का मतलब है खेल को रोका गया हो और उस रैली को दोबारा खेला जाए, किसी भी कारण के कारण, मतलब खिलाड़ी तैयार नहीं हो, कुछ एकदम से बॉल किसके, बॉल मान लीजिए मैंने बॉल सर्विस कराई और जो नेट है उसके टच होके जो खिलाड़ी है उसके पाले में वो गिर जाए, मतलब सही है सर्विस तो बिल्कुल, मगर इसके सिर्फ नेट के अड़ गई बॉल, तो उसको भी वापिस से कराया जाएगा, ठीक है। तो उसे लेट कहते हैं एक तरह से, ठीक है। किसी भी कारण से बॉल अगर गेम रुक जाए उसे लेट कह दिया जाता है एक तरह से, ठीक है बेटा, इस बात को भी समझने की बात है। मैच अधिकारी कौन कौन रहते हैं भैया? मैच के अंदर एक तो रेफरी रहेगा मुख्य, तो ठीक है, एक रेफरी, पूरे टूर्नामेंट के लिए एक रेफरी नियुक्त किया जाता है जो पूरे आयोजन, समय सारणी, ड्रॉ, नियमों की व्याख्या के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब ये व्यक्ति तो वो होता है जो नियम बताएगा सबको कि भैया ये नियम है, ड्रॉज निकालेगा कि भैया किसका मैच किससे है, वो कौन करेगा? रेफरी का काम है, ठीक है। आपको समय सारणी, टाइम टेबल बताएगा कि कब किसका मैच है, वो ये बताएगा, ठीक है। और पूरे आयोजन के लिए अधिकारी कौन है भैया? मैं एक रेफरी होता है, वो जिम्मेदार होता है पूरे टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। मगर टूर्नामेंट जो मैच है वो कौन कराता है? मैच कराता है एम्पायर, ठीक है। आपसे पूछे टूर्नामेंट, टीटी टूर्नामेंट का इंचार्ज कौन है भैया? तो रेफरी है। मगर जो एम्पायर है वो मैच को कराता है, एक ही एम्पायर कराता है, वो किसको कराता है? मैच को, ठीक है। यह मैच के नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिकारी है। अब कोई दो व्यक्तियों के बीच में मैच हो रहा है, उसको कौन कराएगा? एक एम्पायर कराएगा, ठीक है। रेफरी होता है जो मुख्य व्यक्ति होता है जो पूरे टूर्नामेंट को देखता है, एम्पायर करता है जो इस गेम को संचालित करता है, मैच में कहता है भैया हाँ तुम सर्विस कराओ, तुम सर्विस कराओ, ठीक है। वो कौन करेगा भैया? एम्पायर करेगा, ठीक है। स्ट्रोक काउंटर कब लागू होता है भैया? स्ट्रोक काउंटर मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रोक काउंटर भी होता है, ये एक्सपीडाइट सिस्टम के टाइम पे ही आता है भैया इस भाई, ठीक है। ये कब आएगा? जब एक्सपीडाइट सिस्टम लागू हो गया, स्ट्रोक गिनने के लिए अलग से एक आदमी आ जाएगा, उसे बोलते हैं स्ट्रोक काउंटर, ठीक है। तो ये अधिकारी होते हैं टूर्नामेंट के अंदर टीटी के, ठीक है। अब आपसे पूछे प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला भैया? जेसी बोरा को मिला। कब मिला? 1961 में। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? भवानी मुखर्जी को मिला। कब मिला? 2012 में। आपसे पूछे प्रथम खेल रत्न, मतलब राजीव गांधी खेल रत्न या फिर ध्यानचंद खेल रत्न किसको मिला भैया? मोनिका बत्रा को मिला। कब मिला भैया? 2020 के अंदर। ये तीनों आपको याद रखने, टीटी खेल से संबंधित है तीनों, अर्जुन, द्रोणाचार्य और खेल रत्न। आगे चले भैया, एक 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था बेटा, कॉमनवेल्थ गेम। कहां पर हुआ था? बर्मिंघम में, ठीक है। बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, ठीक है। अब प्रदर्शन क्या किया भैया भाई भारत ने 7 पदक जीते कॉमनवेल्थ के अंदर, जिसमें 4 स्वर्ण पदक जीते भारत ने। कितने? 4 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। तो उसके अपन मैं क्यों लिखा रहा हूं आपको? क्योंकि अभी इसके बाद का कोई राष्ट्रमंडल खेल नहीं हुआ, अभी 2026 में प्रस्तावित है, होने वाला है। उसके अगर जो भी रिजल्ट आएंगे वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी तक ये हुआ है लेटेस्ट, तो अपन इसको ही याद रखेंगे। क्या है भैया? 2022 के राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुआ था, कुल 7 पदक जीते, इसमें 4 स्वर्ण थे। कहाँ कहाँ जीते भैया 4 स्वर्ण? अपन ने स्वर्ण स्वर्ण तो अपन लिख लेते हैं। एक तो पुरुष एकल में जीता, ठीक है। एक तो पुरुष टीम ने जीता, मेल टीम ने जीता, मेंस टीम ने। एक पुरुष एकल ने जीता, फर्स्ट तो पुरुष टीम ने जीता, दूसरा पुरुष एकल,
तीसरा मिक्स डबल और चौथा पैरा महिला एकल। ये 4 तो स्वर्ण पदक जीते अपन ने किसमें, 2022 के राष्ट्रमंडल बर्मिंघम खेल में। पुरुष एकल में किसने जीता भैया, अजंता शरद कमल ने जीता। किसने जीता बेटा, अजंता शरद कमल ने जीता था। ठीक है, मिक्स डबल में अजंता शरद कमल ने जीता और श्रीजा अकूजा ने जीता। और तीसरा पैरा महिला एकल किसने जीता, भवानी पटेल ने जीता। भवानी पटेल के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है, इनने 2020 के जो टोक्यो पैरा ओलंपिक थे उनके अंदर इनने पैरा ओलंपिक में रजत पदक या फिर सिल्वर मेडल भी प्राप्त कर रखा है भवानी पटेल ने। इस बात को भी आपको याद रखना है। भवानी पटेल ने 2020 के पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी प्राप्त कर रखा है। ठीक है, पैरा ओलंपिक के अंदर। और 4 स्वर्ण पदक जीते थे अपन ने इसके अंदर, राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम के अंदर। ठीक है, अजंता शरद कमल से 2022 के पीटीआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के अंदर प्रश्न आया था, मगर वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए मैं उसको आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा। बाकी अगर आप बोलोगे तो उसको भी मैं लिखवा दूंगा। टूर्नामेंट, कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं भैया अपने यहाँ पर, तो आपसे याद रखना है। आपसे पूछे पुरुष विश्व कप कौन सा होता है, वर्ल्ड, तो वो होता है स्वेथलिंग कप। उसका नाम क्या है बेटा, स्वेथलिंग कप। जो पहली बार कप चालू हुआ था 1980 हांगकांग के अंदर में, लिखा हुआ है आपको। ठीक है, महिला विश्व कप का नाम क्या है भैया, कार्बिलान कप। क्या नाम है बेटा, कार्बिलान कप। आपसे पूछे विश्व कप पुरुष एकल मतलब मेन सिंगल्स का नाम क्या है, तो है सेंट बाइड वासे कप। क्या नाम है बेटा, सेंट बाइड वासे कप। महिला एकल का जो टूर्नामेंट है विश्व कप के रूप में, विश्व कप महिला एकल, वर्ल्ड कप फीमेल सिंगल्स, उसका कौन सा है, जी जिस्ट कप नाम है उसका। क्या नाम है, जी जिस्ट कप। आपसे पूछे विश्व कप पुरुष युगल मतलब मेंस डबल, अब मेंस डबल खेल रहे हैं, तो उसका नाम क्या है भैया, उसका नाम है ईरान कप। ये दोनों बेटा टीम के हैं, ये दोनों टीम के हैं। ठीक है, पुरुषों का जो विश्व कप है टीम का, ये इसका नाम क्या है, स्वेथलिंग कप। महिलाओं का जो टीम कप है उसका नाम है कार्बिलान कप। ये एकल के हैं, पुरुष एकल महिला एकल, सेंट बाइडवा से, महिला एकल का नाम है जी जिस्ट कप। विश्व कप पुरुष युगल, युगल मतलब डबल व्यक्ति। ठीक है, दोनों पुरुष है और डबल व्यक्ति। ठीक है, तो उसका नाम है ईरान। महिलाओं का जो डबल्स का है उसका नाम है डब्ल्यू जे पॉप। क्या नाम है बेटा, डब्ल्यू जे पॉप। फिर विश्व कप मिश्रित मतलब एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला, दोनों मतलब टीम में खेल रहे हैं। मिश्रित मतलब क्या होता है, मिक्स, तो एक तरफ पुरुष खेल रहा है एक तरफ महिला, मतलब एक ही टीम के अंदर पुरुष और महिला है, उसका नाम है हेडुसेक कप। क्या नाम है बेटा, हेडुसेक कप। अब भारत की प्रतियोगिता रहती है। भारत के अंदर आपसे पूछे राष्ट्रीय पुरुष टीम का प्रतियोगिता कौन सी है, राष्ट्रीय पुरुष टीम। ठीक है, यह राष्ट्रीय लिख लेना आप। इसका नाम है बर्न बेलाक। क्या नाम है, पुरुष टीम का जो नेशनल टूर्नामेंट है उसका नाम क्या है, बर्न बेलाक। महिला टीम का नेशनल टूर्नामेंट का नाम क्या है, जय लक्ष्मी कप। क्या नाम है बेटा, जय लक्ष्मी कप। ठीक है, ऐसे ही आपसे पुरुष एकल मेल सिंगल्स का जो टूर्नामेंट है उसका नाम है पीठापुरम कप। क्या नाम है, पीठापुरम कप। महिला एकल का श्रावणकोर, क्या नाम है, श्रावणकोर या फिर त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर कप या फिर श्रावणकोर कप बोल सकते हैं इसको। राजकुमार कप जूनियर बॉयज का है, राजकुमारी कप जूनियर गर्ल्स का है कप। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने बेटा, हर एक को याद रखना जरूरी है। इसको बार बार लिखोगे याद हो जाएंगे। टूर्नामेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है। कोई से भी गेम का ले लो, निम्न में से ये टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, आता ही आता है। ऐसा एक टूर्नामेंट आप एक पेपर मुझे लाके बता दो जहां टूर्नामेंट से क्वेश्चन नहीं आया हो, तो ज्यादा ज्यादा कितने 100 टूर्नामेंट आ जाएंगे। 100 टूर्नामेंट से ऊपर तो नहीं है ना बेटा। 100 टूर्नामेंट भी अगर आप हर गेम मतलब ऐसे पूरे ओवरऑल गेम्स की याद कर लोगे तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% पक्के हो जाएंगे। तो मतलब 1 या 2 पेज के अंदर आपकी गारंटी है। यूं भी नहीं है कि बेटा कि भैया कोई तुक्का है, 100% है कि 2 पेज के अंदर आपके 2 क्वेश्चन सही होने ही होने हैं। बस आपको क्या करना है, 100 नाम ही तो याद करने। कितने दिन लग जाएगा, 1 दिन 2 दिन, अरे चिपका लो एक बार, हर खेल के चिपका लो एक बार मैदान आपके उसके कागज से दीवार पे। 10 दिन पढ़ लो, 50 दिन पढ़ लो, 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन, 50 दिन में तो रट जाएंगी चीजें। तो 50 दिन में तो आपके 2 क्वेश्चन 100% पक्के हो जाएंगे। कहीं भी नहीं जा रहे बेटा, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चन नहीं आए।
ठीक है, तो आपको इनको याद रखना ही रखना है बेटा, ठीक है। जिसमें ये दो श्वेतलिंग कार्बिलान और ये बर्न बेलाक और जयलक्ष्मी कप, इनको तो याद रखना ही रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलूं इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? श्वेतलिंग कप, कार्बिलान कप, बर्न बेलाक और जयलक्ष्मी कप, ठीक है। आगे चले, अन्य प्रतियोगिता, एक रामानुजन कप है, ये भी टेबल टेनिस संबंधित है। पद्मावती कप, ये राष्ट्रीय सब जूनियर के लिए होता है। इलेक्ट्रा स्वर्ण कप, गोल्डन कप और गल्फ कप, ये भी क्या है बेटा? ये भी प्रतियोगिता है किसकी? टेबल टेनिस की। अब आपसे पूछते हैं ग्रिप कैसे होल्ड किया जाता है इसको, टेबल टेनिस के बैट को। तो एक तो ग्रिप होती है पेन होल्ड और एक होती है शेक हैंड। पेन होल्ड तो मतलब जैसे अपन पेन को पकड़ते हैं ना, वैसे पेन होल्ड की तरह पेन को होल्ड करना। और शेक हैंड मतलब जैसे अपन हाथ मिलाते हैं वैसे अपन बैट को पकड़ते हैं, उसे बोलते हैं शेक हैंड। तो दो प्रकार से अपन बैट को पकड़ सकते हैं, एक तो पेन होल्ड और एक होता है शेक हैंड। ये दोनों प्रकार से अपन बैट को पकड़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तकनीक कौन कौन सी है बेटा? तकनीकी नाम कौन कौन से हैं? लेट होता है, चिप शॉट होता है, लूप शॉट होता है, लॉप होता है, रैली, स्मैश, टॉप स्पिन और बैक स्पिन। टॉप स्पिन और बैक स्पिन मैंने आपको समझाई हुई है। टॉप स्पिन के अंदर बॉल टप्पा खा के जल्दी आगे निकलती है, उछाल कम लेती है। बैक स्पिन के अंदर टप्पा खा के बॉल उछाल लेती है मगर धीरे जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है टॉप स्पिन और बैक स्पिन क्या होता है, ठीक है। ये आपको सबको पता होना चाहिए टॉप स्पिन और बैक स्पिन क्या होती है। टॉप स्पिन के अंदर बॉल के ऊपर से बॉल को मारा जाता है और वो आगे की तरफ घूमती हुई तेज टप्पा खाती है और टप्पा खाने के बाद तेज निकलती है। बैक स्पिन के अंदर बॉल धीरे जमीन पर पड़ती है और समय लेती है प्लस उछाल देती है। टप्पा खाने के बाद क्या होता है? उछाल आता है, हायर रिबाउंड जिसे बोलते हैं, मतलब ज्यादा उछाल आता है या फिर हायर रिबाउंड आता है। टॉप स्पिन और बैक स्पिन मैंने आपको बताया है। और ये याद रखना है, ये सेकंड गेट 2022 पीटीआई भर्ती का क्वेश्चन है, ये सबको याद होना चाहिए। वैसे मैं सबको बताता हूँ हर बार ही कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या बोला जाता है बेटा? पेडलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पेडलर। क्या कहा जाता है बेटा? टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पेडलर। आप चाहो तो लिख लेना, 2022 पीटीआई भर्ती सेकंड गेट का सवाल है, सीधा का सीधा, ठीक है। इस बात को भी आपको याद रखना है। मुझे लगता है जितना अपन ने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, 90% अपन ने सारी चीजें इसके अंदर कवर कर ली है। इसके अलावा आपको आगे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इतना अपन ने जितना इसको पढ़ लिया है। अब भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको कुछ चीज इसमें समझ में नहीं आई हो, तो अपन उसको भी क्लियर कर देंगे। टेबल टेनिस खेल से अगर कोई भी चीज ऐसी रही हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार मुझे बता दीजिए।